नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की जो क्लास है अति महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल भी स्किप ना करें इसको। और क्योंकि ये आज की इस क्लास से कम यूजीसी नेट के हिस्ट्री के एग्जाम में, मतलब हिस्ट्री के पेपर में कम से कम आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को सीधे सीधे मिलेंगे। साथियों, ऐसी क्लास है ये, मतलब बहुत कम यूट्यूब पे अवेलेबल होती है और इससे संबंधित अपन क्लास देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उस हिसाब से ना तो हमें ऐतिहासिक शब्द वाली मिल पाती है जो हमें एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले, या फिर इस तरीके से क्लास मिलती नहीं है कि जिसमें हमें सीधे टू द फैक्ट बात हो। तो आज की जो हमारी क्लास है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल भी रहेगी। कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ टू द फैक्ट हम बात करेंगे। इसके अलावा आलतू फालतू की कोई बातें नहीं होगी। और यकीन मानना दोस्तों, क्योंकि ये क्लास यूजीसी नेट वालों के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन इस क्लास का फायदा पीएससी की एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट की पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। क्योंकि हमने पीएससी के भी बहुत सारे पेपर देके उनका एनालाइज किया है, यूजीसी नेट के पेपर देके उनका एनालाइज किया है, सेट के पेपर देके उनका एनालाइज किया। और कहीं ना कहीं हमें उन क्वेश्चनों का एनालाइज करने के बाद में उन प्रश्नों से, यानी कि उन पेपरों को हमने एनालाइज किया, जिसके बाद में हमने वहां से क्या किया, वो फैक्ट उठाया और वो फैक्ट उठाकर आपके सामने डायरेक्ट हमने प्रस्तुत कर दी। बस सीधा साधा अपना काम ये किया हमने। तो जितने भी हम यहाँ पर शब्दवली बोलेंगे, जो भी ऐतिहासिक शब्दवली बोलेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर की ही शब्दवली मिलेगी, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पेपरों में पूछी गई। इसके अलावा आलतू फालतू की कोई भी ऐसी शब्दवली हम यहाँ पर नहीं बताएंगे जो पेपर में नहीं आई या नहीं पूछी गई है। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो क्लास है पीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि तीनों सेक्शनों के लिए, यानी कि तीनों लोगों के लिए, जो सेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसलिए एक बार सभी इस क्लास को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, साझा करें अन्य ग्रुपों में। और आगे आपकी मर्जी, कंटेंट आए तो इसको पसंद करो, लाइक करो, जो भी करो, जो आपके हिसाब से कर लेना। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको क्रमबद्ध सारी शब्दवली बताऊं और उनको याद कराने का प्रयास करूं। तो शुरू करते हैं अपन आज की पहली शब्दवली से। देखो, वो है अपना पुराना फॉर्मेट ये है कि आपका सामने है, मतलब क्या है, आपके सामने शब्दवली लिखी हुई आएगी, मैं अपनी स्क्रीन से आपके सामने बोलूंगा और आपको याद कराने की प्रयास भी करूंगा। तो शुरू करते हैं अपन आज की पहली शब्दवली। तो पहले शब्दवली है, पहले शब्दवली में आता है आमिल। आमिल का मतलब होता है राजस्व ग्राहक अधिकारी, यानी कि जो राजस्व संग्रहण करता है, जो राजस्व का एकत्रित करता है, उस अधिकारी को क्या बोला जाता है? आमिल बोला जाता। आगे बात समझ। नेक्स्ट है बक्काल। बक्काल मतलब होता है व्यापारी। व्यापारी को बोला जाता है बक्काल। क्या बोला जाता है? व्यापारी को बोला जाता है बक्काल। मेरे साथ आप भी 2-3 बार रिपीट करना ताकि याद करने में बहुत आसानी हो और आसानी से चीजें अपने को याद हो जाए। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कुलकर्णी। कुलकर्णी मतलब होता है ग्रामीण लेखाकार। जो ग्राम के का लेखा जो का रखने वाला जो व्यक्ति होता था, उसको क्या बोला जाता है? कुलकर्णी बोला जाता है। यानी ग्रामीण लेखाकार को बोला जाता है कुलकर्णी। तो ऐसे रिपीट करो, ग्रामीण लेखाकार, कुलकर्णी। इनको रटना ही पड़ेगा, यानी कि सीधा सिंपल बात यह है कि रटो। रटने का अर्थ ये है कि इनको बार बार पढ़ो। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको याद होगी। कभी कभी क्या होता है कि हम याद करने का कोशिश करते हैं, रटने का कोशिश करते हैं, ये चीजें रटने से नहीं बनेगी, रटोगे भूल जाओगे। इसका मतलब है इसको बार बार पढ़ो, पढ़ने से चीजें अपने आप याद होती हैं। आज तक हमें गायत्री मंत्र लिखते नहीं आता, आपको मैं अगर लिखने की बोलूंगा तो नहीं लिख पाओगे, लेकिन आपने उनको बार बार सुना तो इसलिए जल्दी बोल देते हो ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम स्वाहा बोल दिया। लेकिन अगर लिखने की बात हो तो नहीं बोल। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बार बार जब सुनते हैं तो हमें चीजें याद हो जाती है, यानी कि रटा जाती है, और वो भी क्रम से रटा जाती है। आगे बस, तो बार बार मेरे साथ उसको रिपीट करो, बोलो। कुलकर्णी मतलब होता है ग्रामीण लेखाकार, यानी कि ग्राम का लेखा जोखा रखने वाले व्यक्ति को कुलकर्णी बोला जाता है। नेक्स्ट शब्दवली है मलिक उत तुज्जार। कौन है? मलिक उत तुज्जार। मलिक उत तुज्जार का मतलब होता है व्यापारियों का मुखिया। जो व्यापारी संघ का प्रमुख होता है, वो मुखिया होता है, उसको बोला जाता है मलिक उत तुज्जार। नेक्स्ट शब्दवली है बिस्वा। बिस्वा क्या बोला जाता है? बिस्वा अपने गांव की भाषा में बहुत चलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में सब लोग जानते हैं। बिस्वा होता है
जमीन की पैमाइश की एक छोटी सी इकाई, यानी जमीन नापने की एक छोटी इकाई होती है, उसको बिस्वा बोला जाता है। 18 बिस्वा, 20 बिस्वा, 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, 8 बिस्वा, 4 बिस्वा, ये बिस्वा चलता है। हमारे उधर के इतने बिस्वा में इतना बीघा बनता है। तो बिस्वा के हिसाब से आप याद रखते हो कि ये जमीन को नापने की एक छोटी सी इकाई होती है, जिसको बिस्वा बोला जाता है। आगे बात समझ। नेक्स्ट अगला शब्दावली है कुशल। कुशल मतलब होता है एक रिहायशी किला। रिहायशी किला, कुशल, कुशल का अर्थ होता है रिहायशी किला। रिहायशी किला का अर्थ जिसमें राजा महाराजा के सदस्य यानी राज परिवार के जो सदस्य निवास करते हैं उसको बोला जाता है कुशल, यानी कि रिहायशी किला। आगे बात समझ, इसको ऐसे याद रखो। मावास, मावास यानी होता है एक किले बंद गांव। किले बंद गांव मतलब मावास मतलब होता है किले बंद गांव। तो किले बंद गांव से आज से क्या होता है, यानी कि ऐसा गांव जो किलो यानी दुर्गों से घिरा हुआ है। ऐसा एक ग्राम जो दुर्ग एवं किलों से घिरा हुआ होता है, जिसको बोला जाता है मवास। मवास, मावास मतलब दुर्गों से घिरा हुआ, किलों से घिरा हुआ एक गांव को बोला जाता है। तो इस प्रकार से एक नया शब्द आता है बालाहार। बालाहार मतलब होता है किसानों का निम्नतम वर्ग। किसका वर्ग? बालाहार। बालाहार मतलब होता है किसानों का निम्नतम वर्ग, यानी निम्नतम वर्ग का मतलब आज से क्या होता है, जो छोटे किसान होते हैं उनके एक वर्ग समूह को बोला जाता है बालाहार। आगे बात समझ में इस प्रकार। नेक्स्ट आएगा सिला, सिलहादार। सिलहादार मतलब क्या होता है, एक सशस्त्र व्यक्ति। सिलहादार यानी एक सशस्त्र व्यक्ति। सशस्त्र व्यक्ति का आज से ऐसा व्यक्ति जो सिला यानी कि चट्टान जैसा मजबूत हो। कैसे कैसे याद रखेंगे, चट्टान जैसे मजबूत से आज से उसके पास हर वो अस्त्र शस्त्र यानी कि शस्त्रों से सुसज्जित व्यक्ति, जिसके हाथ में तलवार, कंधे पर पीछे ढाल लटकी हुए, तरकस में तीर रखे हुए, इस प्रकार के यानी एक योद्धा टाइप का व्यक्ति को क्या बोला जाता है इसमें, सिलहादार, यानी कि चट्टान जैसा व्यक्ति, यानी कि हर तरीके से वो मजबूत है। आगे बात समझ में ये हो गए। नेक्स्ट शब्द आता है तुमान। तुमान से अर्थ क्या होता है, 10,000 सैनिकों का एक समूह। तुमान यानी तुमान का अर्थ होता है 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी। एक सैनिकों की एक टुकड़ी को बोला जाता है तुमान, यानी कि उसमें मैक्सिमम 10,000 सैनिक होते हैं, उसको बोला जाता है तुमान। ये सल्तनत कालीन शब्दावली है। देखो इनमें क्या होता है, जो मैं शब्दावली आपके सामने रख रहा हूं वो शब्दावली क्या है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक की। यानी कि आधुनिक में तो बहुत ही कम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, यानी कि ना के बराबर। सबसे ज्यादा अगर शब्दावलियों का प्रयोग होता था तो मध्यकाल और प्राचीन में होता था, जिसमें सर्वाधिक जब हम पढ़ते हैं तो वैदिक काल, वैदिक काल में सबसे ज्यादा शब्दावली आई है। जिसके बाद सल्तनत काल, सल्तनत काल देखेंगे तो पूरी शब्दावलियों से भरी हुई, यहाँ तक मुगल काल में भी शब्दावली बहुत सारी। फिर उधर हम देखेंगे मराठा सल्तनत में, मराठाओं में सबसे ज्यादा शब्दावली का प्रयोग किया गया। तो ये वही शब्दावली है जो परीक्षा में बार बार रिपीट हुई है, बार बार एग्जाम में नए नए क्वेश्चन बन के कभी जोड़ी के रूप में पूछ लिए, कभी एक शब्द दे दिया, इनमें से कौन सा अधिकारी समझ। जैसे कि एक शब्द देता हूं मैं, आ गया मवास। मवास करते हैं तो एक में दे दिया दुर्गबंद किले, मतलब एक दुर्गबंद गांव, एक नाले से युक्त गांव, एक झाड़ी नुमा गांव, ऐसा बहुत सारा मतलब ऐसे ऑप्शन दे दिया, अपने मन से अपने को ये टिक करना। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे बात समझ। तुमान हो गए। विष्टि, विष्टि यानी होता है बेगार। बेगार का मतलब क्या होता है, बिना शुल्क दिए हुए यानी निःशुल्क किसी से कार्य करवाना, यानी कि ऐसे व्यवहार में काम करवाना। बेगार प्रथा का ये बहुत समय तक चली है। बेगार प्रथा मतलब ऐसी होती है व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता था, गुलाम बनाने के बाद में बिना कोई तनख्वाह दिए उससे बेचारे से काम करवाया जाता, उसको क्या बोला जाता, उसको बोला जाता था बेगार। आगे बात समझ। अब एक भाग। भाग मतलब क्या होता है, किसानों से प्राप्त स्वतंत्र कर, यानी किसान अपनी स्व इच्छा से अपनी जो उपज होती उसका कुछ हिस्सा राजा को दे दिया जाता था, तो उसको बोला जाता भाग। यानी कि भाग मतलब अपने अनाज का कुछ भाग राजा को दे दिया, उसको बोला जाता है भाग, यानी कि टैक्स का ही एक रूप होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है कर। कर का मतलब क्या होता है, महसूल, यानी कि महसूल। महसूल एक ऐतिहासिक शब्द है जो टैक्स का ही एक अन्य नाम, यानी कि महसूल बोला जाता है। वसूलना, वसूलना क्या वसूलना, महसूलना, महसूल वसूलना, ऐसे याद रख लो। तो टैक्स बोल दो, उसको कर बोल दो। मतलब जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ वो आपको एग्जाम हॉल में बार बार दिमाग में आएगी, यार ये एक छोटा सा बच्चा आया था, कुछ बोल के गया था और नाम था उसका बाबा। तो बाबा का ये ज्ञान है ना, अंड संड ज्ञान नहीं है भाई साहब, ये परीक्षा में पास करवाने वाला ज्ञान है, ये नंबर बढ़ाने वाला ज्ञान है। तो इस ज्ञान को थोड़ा भेजे में उतार लो आप, है ना, बस अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो कर, महसूलना, वसूलना, ऐसे याद रख लो इसको।
प्रणय, प्रणय मतलब क्या होता है? प्रणय वो प्रेम वाला प्रणय नहीं, ये दूसरा प्रणय है। प्रणय, प्रणय मतलब होता है आपात बर, आपात बर यानी अचानक ऐसी कोई सा बर कर, ये शायद हो सकता है यहाँ पर कर हो, आपात कर यानी कि यहाँ गलत टाइपिंग हो गया, ये आपात कर है। आपात कर मतलब अचानक लगा दिया, यानी कि ये सल्तनत काल में होता रहता है। जैसे औरंगजेब के समय अचानक कोई सा भी टैक्स लगा दिया भैया, अकबर जजिया कर को समाप्त करता है, औरंगजेब लगा देता है वापस, तो ये अचानक थोप दिया कर, तो उसको बोले जाता है प्रणय। प्रणय मतलब प्यार भी तो अचानक हो जाता है व्यक्ति को, व्यक्ति को दिख गया, अपने सामने वाला कोई व्यक्ति दिख गया, उसने अपन को देखा, अपन ने उनको देखा, ठीक है, देख के एक बार के शर्मा गए, फिर कोशिश की हिम्मत करके कि एक बार और देखते हैं, उधर सामने वाले ने ठीक यार एक बार और देखते हैं, ऐसे देखे। तो इसके ऊपर एक डायलॉग आता है कि एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बहुत अच्छे कवि है, वो कवि की क्या लाइन है, कवि की ये लाइन है कि मैंने उसको इतना देखा, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता है, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता है, पर यारो दो आंखों से कितना देखा जा सकता है। इस प्रकार की एक लाइन आती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, शायरी नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट शब्द आता है बेगम। बेगम का आशय होता है शाही स्त्री, यानी राज परिवार की जो महिलाएं होती थी उनको क्या बोला जाता था? बेगम बोला जाता है, यानी कि ये मुगल काल का शब्द है, मुगल कालीन शब्द है। क्या बोला जाता? बेगम। बेगम किसको बोला जाता? बेगम किसी और अन्य स्त्री को नहीं बोला जाता, यानी कि वहां पर जो क्या बनाया जाता था, बहुत सारी स्त्रियों को रखने के लिए वो रहता है ना, मुगल काल में चलता है वो शब्द, बहुत अच्छा है। तो वहां पर बहुत सारी महिलाएं रहती थी, तो बहुत सारी सभी महिलाओं को बेगम नहीं बोला जाता, मेन खास उन महिलाओं को बेगम बोला जाता था जो राज परिवार की महिलाएं होती थी उनको बेगम और खास करके राजा की जो पत्नियां रहती थी उनको बेगम बोला जाता है। आ गई बात समझ में? ये है। दूसरा होगा अगाया या आगा, निम्न मूल की साई स्त्रियां, निम्न मूल की साई स्त्रियों को, यानी कि जो आप कैसे समझ सकते, जो बेगमों की सेवा में जो महिलाएं रहती थी, बेगमों की सेवा करने के लिए जो वहां पर जो महिला रहती थी, उन महिलाओं को क्या बोला जाता था? उन महिलाओं को बोला जाता था, क्या बोला जाता था? आगा बोला जाता था या अगाया बोला जाता था। धुंध चाची, यानी धुन चाची का मतलब होता था उपपत्नी, यानी कि राजा की पत्नी जो मेन पत्नी रहती थी, यानी कि बेगम मरियम उस जमानी के बाद में जो अन्य जो बेगमें रहती है, यानी कि उस मेन पत्नी, यानी कि जो जैसे ऐसा समझो कि एक व्यक्ति है उसने शादी कर लिया, यानी फर्स्ट मैरिज किया, तो फर्स्ट शादी की तो वो हो गई उसकी मेन यानी खास बड़ी पत्नी, और उसके बाद में उसको बच्चे नहीं हुए या कुछ भी किसी भी कारणवश या दूसरी ओर कोई पसंद आ गई, उसने क्या कर लिया, एक और शादी कर ली, तो वो हो गई उप पत्नी, यानी उसकी सौतन बोलते हैं ना एक शब्द में, हाँ सौतन, तो वो सौतन हो गई उसकी उस पत्नी की जो उसके पहले वाली थी, तो उस सौतन को क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता? धुंध चाची। इस सब प्रकार के वहां शब्द चलते थे, और उस राजा के लिए वो शब्द होता था उपपत्नी, यानी कि धुंध चाची। ठीक है। एक शब्द आता है सरारी, ये मुगल कालीन शब्द है। ये सरारी मतलब क्या होता है? सरारी मतलब क्या होता है? तो सरारी मतलब होता है रकेल। आपने नाम सुना होगा रकेल। रकेल शब्द से आज से ऐसा होता था जैसे कि राजा हुआ, सेठ हुए, साहूकार हुए, जो बड़े महाजन होते थे, क्या उनकी एक तो मेन शादी कर लेते थे, शादी के बाद में उनके कोई बहुत सारे अनैतिक संबंध होते थे कहीं दूर दराज किसी स्त्री से, तो वो अधिकतर उस समय चलते थे कोटे, राजा महाराजाओं के लिए कोटे, जहां पर बढ़िया नाच गाना हो रहा है और प्रेम संबंध सब कुछ चल रहा है, तो वहां पर जो स्त्रियां रहती थी उनको रकेले बोले जाता था। आ गई बात समझ में? बहुत इजी शब्द है, आसानी से समझ में आ गया, वो ज्यादा बखान नहीं करना है इसके ऊपर। एक शब्द आता है मुहासिबा। मुहासिबा मतलब होता है जो खातों का निपटारा करता है, यानी कि पहले तो ये खातों की जानकारी भी रखता है मुहासिबा, और खातों का निपटारा भी करता है, मतलब मान ली जाए खातों की देख रेख, पलटना पलटना, ऐसा कार्य ये करता था मुहासिबा। एक शब्द आता है मुतालिबा। मुतालिबा मतलब होता है शाही खजाने से मृत व्यक्ति द्वारा शाही खजाने से मृत व्यक्ति द्वारा शाही खजाने पर दावा। यार इसमें थोड़ा शब्द वाली गड़बड़ हो रही, मैं समझाता हूं इसको। मुतालिबा का मतलब होता है एक कोई व्यक्ति रहता है, यानी कि एक व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति क्या करता है? गरीब रहता है,
तो वे क्या क्या करता है कि शाही खजाने से वो आर्थिक सहायता मांगता है राजा से। उसके पास खेत रहते हैं, यानी कि उसको बीज बोने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, शाही खजाने से कुछ पेमेंट ले लेता। अब पेमेंट लेने के बाद में कुछ पैसे ले लेता, मुद्रा लेता, उससे बीज मीज बोता है, बीज मीज बोया, फसल बोई, सब कुछ हुआ, बीच में उसका देहांत हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है। मरने के बाद में अब क्या हुआ, अब भाई साहब उसकी उस संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, तो उसकी उस संपत्ति पर उस शाही खजाने का पूरा अधिकार हो जाएगा जिससे उसने पैसे लिया था। इसका अर्थ ये है, सीधी सिंपल बात। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट है मुनररा तलब। मुनररा तलब, मुनररा तलब मतलब होता है स्वीकृत दावे। मुनररा तलब का आशय होता है स्वीकृत दावे, यानी कि स्वीकृत दावे का आशय यह होता है कि मैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको, स्वीकृत दावे का आशय होता है किसी भी वस्तु विशेष पर किसी व्यक्ति की आज्ञा के अनुसार अपनी मर्जी से उस पर अपना दावा कायम करना या अपना दावा जताना, उसको बोले जाता है मुनररा। तसिया, तसिया का अर्थ क्या होता है, मनसबदार के दावे के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र। तब तसिया का मतलब होता है कोई मनसबदार रहता है, जमींदार रहता है, अब उस पर राजसी अधिकार के साथ उसका क्या होता है, उसका दावा प्रस्तुत करना। यह सिंपल है। दूसरा भंडागाराधिकृत। भंडागाराधिकृत मतलब होता है कोष, यानी कि एक भंडार, इससे तो आरसी ऐसे लग जाता है कोष, कोष होगा, यानी कि बहुत सारी चीजों का भंडार करना, यानी कर टैक्स कलेक्ट करना या अनाज कलेक्ट करना, बहुत सारी चीजों का भंडार रखना, भंडाराधिकृत। देखो मेरे जो शब्द वाली मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, हो सकता है बोलने में मैं इधर उधर बोल रहा हूँ, कुछ का सीधा मतलब स्पष्ट मेरा टोन नहीं निकल रहा हो बोलने में, तो आपके सामने बाकायदा शब्द दिख रहे हैं, आप उसको आराम से वीडियो को रोको और उनको पढ़ लो। उसमें जो लिखे हैं उनमें कोई मिस्टेक नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं हुई है। और जो हमने लिखा है बहुत अच्छे से टाइपिंग हुई है उन शब्दों की, बिल्कुल कोई हिंदी में कोई मिस्टेक नहीं है। मेरी भाषा थोड़ी मालवी है, कहीं मैं खड़ी बोली भी बोल लूँ, राजस्थानी भी बोल लूँ थोड़ी बहुत, थोड़ी मालवी भी बोल लूँ, थोड़ी बघेलखंडी बुंदेलखंडी, सारी हमारी मिक्स है नहीं। तो यह बात पे थोड़ा ज्यादा ध्यान मत देना है, ध्यान इस शब्द पे देना कि मैं लिखा कर रही हूँ, अर्थ कहीं नहीं कर रही हूँ, ताकि अपना काम बन जाए। आगे बात समझ में, चलो ठीक है। अब आगे देखो, अपन आगे देखेंगे इसमें दशापराधिक। दशापराधिक मतलब न्यायी। 10 आपराधिक यानी आपराधिक लोगों को न्याय की व्यवस्था करवाता है, उसको बोला जाता है 10 आपराधिक, मतलब न्याय, न्याय से संबंधित या विभाग होता है या अधिकारी होता है। महाअक्षपाटलिका। महाअक्षपाटलिका मतलब अभिलेख। अक्षपाटलिका यानी अक्ष यानी होता अक्षर, पटलिका यानी पट पर लिखा हुआ, यानी कि अभिलेख। अक्षपाटलिका शब्द में ही अर्थ है जानने का प्रयास करो, शब्द को तोड़ो। अक्ष यानी अक्षर, पट यानी किसी चीज पर लिख, और लिखा यानी लिखना, पट यानी पत्थर मान लो, अभिलेख अधिकतर तो पत्थरों पर लिखे जाते थे। तो अक्षपाटलिका मतलब अभिलेख या अभिलेखागार। अक्षपाटलिका, अक्षपाटलिका मतलब अभिलेखागार या अभिलेख से संबंधित अभिलेखागार, यानी कि बहुत सारे अभिलेख लिखे हुए हैं वहां, एक बहुत सारे अभिलेख लिखे हुआ है, एकत्रित करके रख रखे, उसको बोल सकते हो। एक अर्थ अभिलेख भी होता है इसका, ठीक है। एक होता है सोलकिक यानी कि राजस्व। सोलकिक का आशय होता है राजस्व। याददाश्ता, याददाश्ता का मतलब ज्ञापन देना, यानी अब अपन आजकल की भाषा में ज्ञापन चलता है, पहले चलता था याददाश्ता। क्या चलता था? याददाश्त। और आजकल की भाषा में चलता है ज्ञापन। ज्ञापन का आशय ये होता है कि बार बार उनको ज्ञापन देने का आशय, जैसे कि हम सरकार को ज्ञापन देंगे, यानी कि हम सरकार को याद दिलाएंगे कि तुमने ये वादा किया था, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, फलाना किया था, ढिमकाना किया था। तो आजकल लोग देते हैं ज्ञापन, और पहले देते थे याददाश्त। आगे बात समझ में, ये है इसका सीधा सिंपल अर्थ। तालिका, तालिका मतलब होता है संक्षिप्त दस्तावेज, यानी संक्षिप्त दस्तावेज का अर्थ क्या होता है? जैसे कि अपन किसी चीज की तालिका क्यों बनाते हैं? तालिका इसलिए बनाते हैं कि बहुत सारे फैक्टों को एक जगह हम एकत्रित कर दें, इसलिए हम तालिका बनाते हैं, यानी कि की पॉइंट उस तालिका में लिखते हैं। तो इससे अर्थ ये होता है, यानी कि एक संक्षिप्त ऐसा दस्तावेज जिसमें पूरी जानकारी हमें मिल जाए। तालिका मैपिंग करना, ड्राइंग करना, ये एक आता है। पट्टा, पट्टा मतलब होता है हक, यानी कि अधिकार। पट्टा क्या, एक बात चलती गाँव में, क्या तेरा बाप का पट्टा है क्या इस जमीन पे, तो इतनी दादागिरी चला रही हो तू, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा हमारे वहां बहुत होते थे, क्योंकि हम बचपन में क्या करते थे, भैंस चराने का काम करते, मतलब हमारे घर बहुत सारी भैंसें थी, तो हम भैंसें भी चराते थे। तो हम क्या करते थे,
अब अपनी उसमें तो चरा नहीं है अपन को आड़ में, दूसरे के आड़ में भरना, 2 लट दिए बागर तोड़ी भैंसों को उधर अंदर कर दिए। तो उस टाइम में बूढ़े बूढ़े व्यक्ति भैंसे चराते तो वो हमसे बोलते थे क्या तेरा बाप का पट्टा है क्या, तू इधर चराता था। तो मैं बोलते तुम्हारा बाप को नहीं है लेकिन हमारा दादाजी को है, इसलिए मैं चरा रही हूँ। तो वो बोलते थार से कौन बात है मूड लगे, ऐसा करके ये बात है। तो पट्टा साहसी ये होगा तो मतलब अपना खुद का हक, कहीं अपने खुद को हक, खुद की अधिकार जिस जमीन पे उसे बोलो पट्टा बोले। तो भू संपत्ति अधिकार संबंधित प्रलेख, यानी ऐसा अधिकार पत्र, ऐसा प्रलेख जिसमें लिखा गया है कि ये अधिकार, ये जमीन, जो जमीन है इस पर आपका अधिकार है। आगे बात सीधा सिंपल ये है। एक एक कबूलियत, कबूलियत यानी होता है अपनी